जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो 100 क्वेश्चन का एक हम पैटर्न लेके आते हैं आप लोगों के लिए, जो कि क्या है, यूजीसी का एक पैटर्न है कि वो 100 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से पूछता है। तो उसमें से लास्ट क्लास में हमने 31 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम उसके आगे 100 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग जो है काफ़ी दिनों से यूजीसी नेट के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग इस पे हम ऑलरेडी 12 लेक्चर ले चुके हैं और ये आज हमारा जो है 13 नंबर का लेक्चर यानी 13वां लेक्चर है। ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। होपफुली कि आपको कल से जो नया वीडियो मिले उसमें आपको जो है कुछ टॉपिक वाइज कुछ यूनिट वाइज जो है आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक यूनिट का या 100 क्वेश्चन का हम बनाने वाले हैं। तो लगभग हमने अपनी तैयारी कर ली है, क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, उसको सॉल्व कराना है। तो कल से आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग इसी प्रकार से अपना रिविज़न करते रहेंगे। अगेन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अंतिम समय में आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को मोटिवेट रखना है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पे भरोसा रखना है और आपको लगातार विथ ऑनेस्टी मेहनत करते रहना है। आपका मेहनत में जो रिवीजन वाला पोर्शन है यही आपकी सफलता का लास्ट में कारण बनेगा। तो जितना आप रिवीजन कर पाएंगे मल्टी टाइम, ठीक है, मल्टी टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सब वाले क्वेश्चन हमने देख लिए थे, कुछ साइक्लोन के बारे में थे, ये मच द फॉलोइंग था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें पूरा का पूरी ज्योग्राफी आपको 1 घंटे के अंदर 3 घंटे में क्या है, घूमना है, 10 यूनिट घूमना है और यही आपका फ़ायदा करेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ तक हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि इसका जो आंसर था वो ये था कि जो नीप टाइड होता है वो सबसे हाईएस्ट नहीं होता है, बल्कि जो स्प्रिंग टाइड होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बसंत ज्वार, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ से हम लेते हैं जो है अपना एक पेन और इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है क्या है कि सामने नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कारण है, कुछ टेक्निकली इशू हो गया है। तो आज हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ओशनोग्राफी का है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ओशन करंट को प्रभावित करता है। ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ, वायु दाब और पवन, पृथ्वी की परिक्रमा यानी जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है। रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंट होता है। या महासागरीय जल का घनत्व। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, ओशन करंट को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी मूव करती है तो कोरियलिस फोर्स उत्पन्न होता है। कोरियलिस अपने स्थान पे जो मूव करती है उसको बोलते हैं घूर्णन, यानी 24 घंटे में अपने स्थान पे एक बार मूव कर जाती है। तो इससे क्या होता है कि कोरियलिस फोर्स उत्पन्न होता है। कोरियलिस फोर्स के कारण जो धाराएं होती हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी और साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट ओर क्या करती है, मूव करती है। तो ये तो फैक्टर है ही, पृथ्वी का घूर्णन फैक्टर है ही। और दूसरा है वायुदाब और पवन। तो जितनी भी हवाएं धाराएं चलती हैं उसमें मैक्सिमम रीजन ये होता है कि जो ग्लोबल विंड होती हैं वो क्या करती हैं, पवनों को मूव कराती, सॉरी धाराओं को मूव कराती हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमा यानी सूर्य, ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगा रही है। तो इससे केवल क्या होता है, ऋतुएं बदलती है, इससे धाराओं पर कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो लास्ट में है महासागरीय जल का घनत्व, जब घनत्व में डिफरेंस आता है तो आपको पता ही है कि धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो ए, बी और डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित के में से कौन सा कथन हिमालयी भूगोल के पर्वत दर्रे के संदर्भ में सही है। यानी हिमालय क्षेत्र में जो पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कह रहा है ऑप्शन सही है। पहला है कि खारदुंगला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य या वाहन गम्य दर्रा है। यानी जो खारदुंगला पास है जम्मू कश्मीर में, वो कह रहा है कि सबसे ऊंचा मोटरेबल
पास है। दूसरा कह रहा है कि जोजिला दर्रा श्रीनगर और करगिल लेह क्षेत्र को जोड़ता है। तीसरा है कि नीति दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और चौथा है सिपकिल्ला दर्रा उत्तराखंड में। तो हम लोगों ने जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मानते हुए इस पर हमने वीडियो बनाया था कि भारत में कौन कौन से पासेस कहाँ पे हैं, किसको कनेक्ट करता है। आप पीडी लिस्ट में जाके देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये क्या है कि पूछा जा रहा है कि इसमें हिमालय दर्रे के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है सही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि खारदुंगला दर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है। और दूसरा क्या है कि जोजिला दर्रा श्रीनगर और करगिल लेह क्षेत्र को जोड़ता है, ये भी क्या है, राइट है। नीति दर्रा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सिपकिल्ला दर्रा उत्तराखंड में ना होकर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे जलवायु का प्रकार दिया गया है और आपको उसके क्षेत्र को क्या करना है, चूज करना है। ये कोपेन के द्वारा जो इंडिया का जलवायु वर्गीकरण किया गया है, 9 भागों में डिवाइड किया गया है, वही बात की गई है। तो CWG का संबंध किससे होगा, बिहार से होगा। AMW जहाँ पर जो है मानसूनी वर्षा होती है तो कहाँ पे होगी, केरल होगा, ठीक है। और E जो कि ध्रुवीय जलवायु होती है वो होगी आपके हिमाचल प्रदेश। और जो DFE वाली क्लाइमेट होती है वो स्पेशल क्लाइमेट है, वो कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, और डी का 1, यानी ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपका बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि भारत का मोंटेने वन सुंदरी नामक एक अद्वितीय पुष्प समुदाय की मेजबानी करता है, यानी भारत में जो मोंटेने वन पाए जाते हैं वो सुंदरी नामक एक अद्वितीय पुष्प का मेजबानी करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश सभी राज्यों के बीच वन आवरण के तहत सबसे बड़ा निरपेक्ष वाला क्षेत्र है। तीसरा कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सभी 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों के सबसे बड़े वन आवरण का राज्य है। और चौथा कह रहा है कि शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन देश में क्रमशः कुल क्षेत्रफल के 40% और 60% के अनुपात में वितरित किए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, राइट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत का मोंटेने वन सुंदरी नामक एक अद्वितीय पुष्प समुदाय की क्या करता है, मेजबानी करता है। तो ये बात गलत है क्योंकि सुंदरी नामक जो वृक्ष हैं जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, एक पुष्प को मेजबानी नहीं करता है बल्कि क्या है, एक वृक्ष की प्रजाति है। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश सभी राज्यों के बीच वन आवरण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल राइट है। तीसरा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश सभी 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों के सबसे बड़े वन आवरण वाला राज्य है, ये भी क्या है, राइट है। कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन गलत है कि ये जो बताया जा रहा है कि शंकुधारी 40% क्षेत्र में पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले 60%, तो ये बात आपकी क्या है, गलत है। राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, बी और सी, और बी और सी कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे कम है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कि किस राज्य में क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे कम है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है कि एक एग्रीकल्चर ईयर में जैसे आपके पास जो है ये पूरा का पूरा एरिया है, तो इसमें एक साल में आप कितनी बार फसलें उगाते हैं, जितनी बार आप फसलें उगाएंगे उसी हिसाब से आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे कम जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो किस राज्य की है, वो छत्तीसगढ़ की है। किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला है कि उर्वरक उद्योग में निम्नलिखित में से सबसे पुराना सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, यानी इसमें सबसे पुराना कौन सा है। भारतीय उर्वरक निगम FCI, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCF, या हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें बताना कि सबसे पुराना कौन सा है आपका ये जो प्लांट लगाया गया है। तो इसका सबसे पुराना कौन सा है आपका FCI, यानी जो है भारतीय उर्वरक निगम, ये जो है आपका ये सबसे क्या है, पुराना आपका सार्वजनिक उपक्रम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला है यहाँ पर आपको कुछ विशेषता दी गई है और इसके लक्षण दिए गए हैं, आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे करेवा है, दुआर्स है, दून है, झूम है, और इधर राज्य के नाम है। तो करेवा कहाँ पाया जाता है, करेवा जो है जम्मू कश्मीर में जो वैली है या घाटी है, वहाँ पर जो बर्फ़ और चट्टान होते हैं उसके महीन महीन कणों युक्त मृदा होती है, जो कि सैफरन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पूछा गया है कि सैफरन कृषि करेवा जो मिट्टी होती है उसमें किस प्रकार की कृषि होती है। ऑप्शन में सेब और सैफरन दोनों देता है, और लोगों के दिमाग में कश्मीर देखकर सेब आ जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन आपका
गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा सैफरन की कृषि, यानी जो आपके केसर की कृषि कैरेवा जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा की जाती है। द्वार्स और दून आपने पढ़ा होगा कि जो आपका शिवालिक वा हिमालय है उसको पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। तो दून क्या हो गया, जैसे देहरादून, तो देहरादून कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड वाले रीजन में है। द्वार्स कहाँ पर हो जाएगा आपका, ये दार्जिलिंग और यानी कि ये पूरब होता है और ये दून पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम में दून और पूरब में द्वार बोलते हैं। झूम एग्रीकल्चर कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका 214। ठीक है, 3214, तो ये आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत प्रबल इसकी क्या है संभावना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हथकरघा क्षेत्र में एक व्यापक क्षेत्र नहीं है। जो हैंडलूम इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसमें कह रहा है कि कौन सा जो है एक बहुत ही व्यापक स्तर पे यहाँ पे हैंडलूम का सेक्टर डेवलप नहीं है। ऑप्शन है शिव सागर असम में है, वाराणसी यूपी में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हैंडलूम की बात की जाए तो हैंडलूम के मैटर में शिवसागर यानी असम भी असम का शिवसागर भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। वाराणसी में भी हैंडलूम काफ़ी विकसित है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी विकसित है। यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का हिस्सा है, यानी धुआंधार जलप्रपात कौन बनवाती है। गोदावरी रिवर, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, तापी नदी, या स्वर्णरेखा नदी। आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात किसका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इसी पे क्या बना है, भेड़ा घाट, और साथ ही साथ धुआंरे क्या बनाती है, ये जलप्रपात बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपके यहाँ वाटरफॉल से भी आएगा, वो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा वाटरफॉल आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आप रेडी रहें। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की जलवायु वर्गीकरण के लिए लगभग 18 सेंटीग्रेड समताप रेखा का प्रयोग करके कर्क रेखा के रूप में किया। यानी उन्होंने भारत की जलवायु को डिसाइड करने के लिए कर्क रेखा को मान लिया कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है, तापमान रेखा है, जो कि भारत को क्या करती है, दो भागों में लगभग डिवाइड करती है। ऐसा किसने किया था जलवायु वर्गीकरण के दौरान, कोपेन ने, थॉर्नथेट ने, एल.डी. स्टैम्प ने, या आर.एल. सिंह ने। तो आपको बताना है कि किसने 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा को कर्क रेखा के रूप में प्रयोग किया और भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था एल.डी. स्टैम्प, और इन्होंने ही क्या किया था, इस प्रकार के विभाजन का आधार बनाया था, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड रेखा को माना था किसको, कर्क रेखा को, और भारत को कई प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है आपको सेक्शन रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा क्या है गलत है। पहला कह रहा है कि गर्मियों के मौसम के दौरान भारतीय क्षेत्र से जो विरल पछुआ धाराएं होती हैं वो वापस हो जाती हैं। विरल पछुआ धाराएं कहने का मतलब है कि जो आपका आपका वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होता है वो वापस हो जाती है। कारण कह रहा है कि ITCZ उत्तर की ओर बढ़ता है और यह भारतीय क्षेत्रों की ओर आने के लिए समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु के द्रव्यमान की ओर बढ़ता है। यानी इसमें कह रहा है कारण में कि ITCZ क्या होता है, गर्मियों में इंडिया की तरफ उत्तर की ओर बढ़ता है, जिससे समुद्री क्षेत्र से क्या होता है, वायु भारत की तरफ बढ़ती है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जब मानसून पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मानसून का आने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आपका जेट स्ट्रीम। और कौन सी जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली नहीं बल्कि क्या होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। होता क्या है कि ठंडियों के महीने में जैसे इस समय देखा जाएगा तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा होगा है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ पर पहली बार सर्दियाँ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कौन से जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, पछुआ जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो गर्मी के महीने में ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम है हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, यानी इंडिया से दूर चली जाती है। तो पहला ऑप्शन राइट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ITCZ क्या होता है, जैसे जैसे उत्तर बढ़ता है वैसे वैसे जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर बढ़कर हिमालय को पार कर जाती है, और हमारे यहाँ जो है पछुआ जेट स्ट्रीम खत्म हो जाती है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और समुद्री हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि मानसून अरब सागर शाखा के माध्यम से भूमि की ओर बढ़ता है और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से पीछे हटता है। अगला है तमिलनाडु इस मौसम में सूखा रहता है,
और नेक्स्ट है कि हिमालय मानसून को 2 दिशाओं में विभाजित कर देता है, एक पश्चिम की ओर पंजाब के मैदान की ओर और दूसरा ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर। और डी कह रहा है कि पश्चिमी तट की वर्षा मुख्यतः वाताग्र वर्षा होती है, यानी फ्रंटल रेन होता है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन क्या है, राइट है। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मानसून अरब सागर शाखा के माध्यम से भूमि की ओर बढ़ता है और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से पीछे हटता है। ये कह रहा है कि इंडिया में जो मानसून आता है वो अरब सागर की साइड से आता है और बंगाल की खाड़ी की साइड से चला जाता है। तो इसमें आधा बात तो सही है कि भारत में जो है मानसून जो वापस होता है बंगाल की खाड़ी से होता है, लेकिन जो आता है वो न केवल अरब सागर की तरफ से आता है बल्कि किसकी तरफ से भी आता है, 2 शाखाओं से आता है। एक बे ऑफ बंगाल जो है ब्रांच और एक है बे ऑफ अरबी जो है अरब सागर जो है ब्रांच। तो ये कहना कि भारत में मानसून जो आता है वो केवल अरब सागर की शाखा से आता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि तमिलनाडु इस मौसम में सूखा रहता है। तो बात सही है कि जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान भारत में तमिलनाडु सूखा रहता है और उसको लौटते हुए जो है मानसून के क्या मिलता है, वर्षा मिलती है लौटते हुए मानसून के दौरान। और नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय मानसून की 2 दिशाओं में विभाजित करता है, एक पश्चिम की ओर जाता है। ये भी बात सही है कि जो आपका हिमालय है, जो आपका बे ऑफ बंगाल वाली शाखा है, जब यहाँ से हिमालय से टकराता है तो ये 2 शाखाओं में मुड़ जाता है, एक पंजाब की तरफ मुड़ जाता है मैदानी क्षेत्र में और एक मुड़ जाता है असम ब्रह्मपुत्र की घाटी की तरफ से। तो ये भी क्या है, राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी तट की वर्षा मुख्यतः वाताग्रीय रूप में होती है। ये बात गलत है क्योंकि वेस्टर्न घाट में जो वर्षा होती है वाताग्रीय रूप में नहीं होती बल्कि किस रूप में होती है आपकी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो पर्वतीय रूप में होती है कि हमारे पर्वत के सहारे क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर से टकराकर वर्षा करती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, और बी और सी का मतलब क्या हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला कह रहा है कि कुल क्षेत्र के अनुपात के संदर्भ में राष्ट्रीय वन नीति के तहत वन आच्छादन के तहत न्यूनतम वांछनीय क्षेत्र कितना होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कितने % एरिया पे सभी के पास क्या होना चाहिए, खासकर विशेषकर इंडिया में कितने % एरिया पे वन यानी पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, 25% पे, 35% पे, 33% पे या 30% पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 33%, यानी 33% पे आपका क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इकोसिस्टम के बारे में क्या राइट है। पहला है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद प्रणाली है। तीसरा है कि सौर विकिरण पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य प्रेरक है। और डी है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कह रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों घटक शामिल हैं। ये बात बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एक बंद प्रणाली है। ये गलत है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम नहीं होता बल्कि क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें लगातार पदार्थों का निवेश होता है, इनपुट होता है और बहिर्गमन भी होता रहता है। अगला कह रहा है कि सौर विकिरण पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य प्रेरक बल है। ये बात बिल्कुल राइट है क्योंकि एनर्जी का एकमात्र जो प्रमुख सोर्स होता है वो सन होता है और सन का कौन सा पार्ट, जो सोलर रेडिएशन होता है। और कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता नहीं होती। ये भी क्या है, बात ही गलत है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी आपका हो जाएगा राइट, जो कि किसमें है, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कुछ सम्मेलन हैं, संधि हैं और इसकी विशेषताएं हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन दोबारा है एक दूसरा, फिर है क्योटो प्रोटोकॉल और COP 23। तो पहला जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था और इसी पे जो है क्या हुआ था, UNEP का यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। दूसरा जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था एक समझौता था 2001 के आसपास हुआ था और इसमें बात किया गया था किसके बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के खिलाफ बात की गई थी, जो स्थैतिक ऑर्गेनिक पोल्यूशन होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका 1997 में, ठीक है, और यहाँ पर बात किया गया था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और COP 23 आपका फिजी में हुआ था और यहाँ पर एक डायलॉग हुआ था, उसका नाम था तलानोवा डायलॉग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया आपका 4 और बी का क्या हो गया आपका 2, 4 2 1 3, ठीक है। तो 4 2 और 3 और डी का हो गया आपका 1, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला यहाँ जो है कुछ परियोजना दिया गया, यहाँ पर आपको मिलाना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था वो आया था 1972 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आई थी, नेशनल वाटर पॉलिसी। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 और बी का 1। ठीक है, ए का 3 और बी का 1 इसी में है, डी का 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसे 2006 में अपनाया गया था, तो ये बात बिल्कुल क्या है? राइट है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए एक प्रतिक्रिया है, ये भी बात सही है। और तीसरा कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नई परियोजनाओं के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए प्रमुख कार्यप्रणाली बनी हुई है, ये भी बात क्या है? राइट है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सभी राइट है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें क्या है? कोई भी गलत नहीं है, यानी सब सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको इधर कुछ घास के मैदान दिए गए हैं और विश्व में क्या दिया गया है? उनका क्षेत्र दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्या है, कौन सा मैच करेगा। इधर है बेल्ट, पेरिरी, पंपाज और स्टेपीज, और इधर आपको कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर हैं? ये हैं आपके अफ्रीका में। प्रेरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। पंपाज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और स्टेपीज कहाँ पे है? यूरोप में। इसी प्रकार बहुत सारे और घास के मैदान हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। तो ए का 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, तो ये आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। इसको आपको 2 बना लेना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर आपको क्या बताना है? असर्शन और रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि एक झील या तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है। और अगला कह रहा है कि अनुवर्ती ट्रैफिक स्तर पर उपभोक्ताओं का बायोमास एक झील या तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ता रहना है। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप लोग इन्वायरमेंट नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्लेलिस्ट में जाके इन्वायरमेंट का सेक्शन को जो है वाले सेक्शन में अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही आपको वहाँ पर कंसाइज वे में बताया गया है सारी चीज़ें। तो पिरामिड 3 प्रकार का होता है, संख्या के आधार पे, बायोमास के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे। तो ऊर्जा के आधार पे जो होता है वो केवल सीधा होता है, बाकी संख्या के आधार पे और बायोमास का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। तो कह रहा है कि जब एक झील या तालाब में बायोमास का पिरामिड कहता है सीधा होता है, जबकि बात क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब एक झील या तालाब की बात करते हैं तो पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन होता है आपका? पहले ट्रॉफिक लेवल पर होता है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर झील या तालाब में कौन होते हैं? जो एल्गी होते हैं, जो क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो अब यहाँ पर बायोमास क्या है, तो इनका जो बायोमास होता है कम होता है, तो ये इतना एरिया मान लीजिए कवर कर रहे हैं। तो और जो क्या होते हैं उसके ऊपर जो डिपेंड रहने वाली मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, तो उनका बायोमास जो होता है इनसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद में इस पे बड़ी मछलियाँ डिपेंड होती हैं, तो इनका बायोमास और ज़्यादा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो जब ये देखेंगे तो ये बायोमास का पिरामिड क्या हो गया? पलट गया। क्योंकि पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये पिरामिड उल्टा बन रहा है। तो ये बात क्या हो गई? पहली बात तो गलत हो गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो किसी भी झील या तालाब में, तो उसमें जो बायोमास होता है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। तो ए क्या हो गया? असत्य हो गया। और डी आर क्या हो गया? सत्य हो गया। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला है 52 कि निम्नलिखित में से आर्यन मूल्यों में से कौन सा मूल्य नियमित वितरण को इंगित करता है? आर्यन यानी जो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस होता है, तो जो उसमें वैल्यू आती है उसको हम आर्यन से डिनोट करते हैं। और तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसी वैल्यू है कि वो रेगुलर की बात करता है, नियमित वितरण को दर्शाता है। कि किसकी वैल्यू 0 होती है, 2.15 होता है, और एक होता है 1। 0 है तो क्लस्टर है, 1.5 है तो ये रेगुलर है, और 1 है तो रैंडम है। यहाँ बात कर रहा है रेगुलर, तो रेगुलर का मान कितना हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, 2.15। अगला है कि यहाँ पर आपको सेशन रीजन दिया गया है। सेशन कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियाँ सामाजिक और आर्थिक संरचना में शहरी बस्तियों से काफ़ी भिन्न होती हैं। और कारण कह रहा है कि ग्रामीण समाज ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करता है और इसे सामाजिक सीमाओं के साथ फिर से चिन्हित किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर बात किया जाए पहला ऑप्शन, तो कह रहा है ग्रामीण बस्तियां सामाजिक और आर्थिक संरचना में शहरी बस्तियों से काफ़ी क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। ये बात क्या है? राइट है। तो क्यों भिन्न होती हैं? क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर का कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। और उसकी क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर।
अगला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लुइस मॉम्फोर्ड की किस प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने कस्बों और शहरों की वृद्धि को व्याख्यायित किया है। ऑप्शन है कल्चर ऑफ द सिटी, द हिस्ट्री इन सिटी, सिटी डेवलपमेंट या द स्टोरी ऑफ इथोपियाज। तो जिसमें इन्होंने बात किया है कि जो है पोलिस, ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टाइनोपोलिस और नेक्रोपोलिस की बात किया है इन्होंने। तो वो किस में बात किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द सिटी इन हिस्ट्री। इसी में इन्होंने क्या किया था, उन्होंने कस्बों और शहरों की वृद्धि को क्या किया है, व्याख्यायित किया है। अगला है कि ये थोड़ा सा जो है इसमें गूगल ट्रांसलेट होगा, इसको हम जो है हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शहरी निर्मित रूपों में से किसे एक प्रमुख शहर की आंतरिक जनसंख्या को आश्रय देने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी इसमें कौन सा ऐसा जो है एक पैटर्न है या प्रारूप है या जो है टर्म है जो क्या करता है, मुख्य शहर की जनसंख्या को जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको निकाल कर क्या है दूसरे शहर में शिफ्ट कर देता है आसपास के। तो उस जो जिस शहर में शिफ्ट किया जाता है जनसंख्या को आश्रय देता है जो, उसको क्या नाम दिया जाता है, सैटेलाइट टाउन दिया जाता है, ग्रामीण शहरी फ्रिंज दिया जाता है यानी रूरल अर्बन फ्रिंज बोला जाता है, गार्डन सिटी बोला जाता है या उपनगर की संज्ञा दी जाती है। आपको बताना है कि जिन मुख्य शहरों से जब जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए अलग जनसंख्या को भेजा जाता है तो जो डिजाइन किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, सैटेलाइट टाउन। जैसे दिल्ली मुख्य नगर हो गया तो उसके पास बहुत सारे गुड़गांव हो गए, फरीदाबाद हो गए, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट टाउन डेवलप किए गए हैं ताकि दिल्ली की जो मुख्य जनसंख्या है वो ना बढ़े या यहाँ से कुछ पॉपुलेशन वहाँ पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला है यहाँ पर कुछ आपको जनसांख्यिकीय डेटा स्रोत है और यहाँ पर क्या है कुछ एजेंसी है, तो आप जनसंख्या से संबंधित डाटा कहाँ से प्राप्त करते हैं वही आपको बताना है। जैसे जनगणना से रिलेटेड डेटा है तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये रजिस्ट्रार जनरल के एजेंसी से मिलेगा। और NHFS का जो डेटा है आपको कहाँ से मिलेगा, IIPS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे ये NSSO जो होता है वो रिलीज़ करता है। और IHDS जो होता है वो आपका मैरीलैंड विश्वविद्यालय NCR, ठीक है, ये रिलीज़ करता है। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 3 और डी का क्या हो गया 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या में आधुनिकीकरण और प्राकृतिक परिवर्तन के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। और कारण कह रहा है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। कह रहा है कहीं पर अगर निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है तो वहाँ बाद में क्या हो जाता है, भविष्य में उच्च जन्म दर हो जाता है और मृत्यु दर की जो मृत्यु दर भी वो क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। तो इस ये आप देख के बता सकते हैं बात गलत है कि कहीं पर लो पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट है और मृत्यु दर लो है, तो ये हो सकता है कि ये जन्म दर बाद में उच्च हो जाए लेकिन मृत्यु दर भी उच्च हो जाए, ऐसी कोई जो है बात सामने नहीं आती है। और आप जानते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या करता है कि जो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे पहले में देखते हैं कि हाई फर्टिलिटी रहती है और हाई क्या रहता है, जो है मोर्टेलिटी रहती है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आता है, आधुनिकीकरण आता है तो हम क्या करते हैं कि डेथ रेट को कम कर लेते हैं और बाद में क्या कर लेते हैं, बर्थ रेट को भी कम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर क्या है गलत है, तो सी इज द क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ तक कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ पर उसके प्रस्तावक दिए गए हैं। ये इष्टतम जनसंख्या यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा क्या है जनसंख्या संक्रमण, और तीसरा क्या है परिवसन सिद्धांत, और चौथा है अंतरालयी अवसर यानी इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। इधर दिया गया थॉमसन, नोटिस्टीन, रेवेंस्टीन, कार्ल सैंडर्स और एस टॉफर। तो जो इष्टतम जनसंख्या का कंसेप्ट दिया गया था वो सैंडर्स के द्वारा दिया गया था। जनसंख्या संक्रमण यानी जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो दी गई थी वो थॉमसन एवं नोटिस्टीन के द्वारा दिया गया था। माइग्रेशन से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया था रेवेंस्टीन ने दिया था, और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल जो दिया था वो स्टॉफर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला यहाँ पर जो है आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई है और आपको दूसरा क्या बताना है, यहाँ पर सेक्टर बताना है। जैसे जो उत्खनन है यानी माइनिंग है वो कौन सा है, वो आपका है प्राइमरी सेक्टर। जो निर्माण का काम होता है वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है। रिसर्च का काम कहाँ से होता है, फोर्थ सेक्टर में होता है।
और जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो कहाँ पर होता है, 5th सेक्टर में, यानी पंचभागात्मक को बोलते हैं 5th सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 और 3 4, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला, बेबर के औद्योगिक स्थान सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि बेबर का जो इंडस्ट्रियल मॉडल है उसमें से कौन सा स्थान सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उद्योगों का रैखिक स्थान यानी जो लीनियर प्लेस होता है तब होता है जब उद्योग एक कच्चे माल के स्रोत और बाजार के बीच स्थित होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि लीनियर मॉडल क्या होता है कि जब एक ही कच्चा माल होगा तो इंडस्ट्री उसी के आसपास कहीं लगा दी जाएगी, तो इसको बोलते हैं लीनियर मॉडल। और नॉन लीनियर कौन होता है, यानी उद्योगों का गैर रैखिक स्थान तब होता है जब उद्योग बाजार और एक से अधिक कच्चे माल के स्रोत के बीच स्थित होता है। यानी जब इंडस्ट्री आप कहाँ लगाते हैं, आप बाजार और एक से अधिक कच्चा माल का उपयोग करते हैं, तो ये लीनियर यानी एक रेखा में नहीं रह सकता है, बल्कि इंडस्ट्री आपकी कहीं भी लग जाती है, जिसको बोलते हैं नॉन लीनियर। अगला कह रहा है कि इस क्षेत्र बाजार वक्र, इसे क्षेत्र बाजार वक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जो वेबर का मॉडल है इसको हम क्षेत्र बाजार वक्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात क्या है, राइट है। अगला कह रहा है कि यह सिद्धांत किसी उद्योग के इष्टतम स्थान के लिए श्रम लागत को ध्यान में नहीं रखता है। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि पहले इन्होंने नहीं रखा था, लेकिन बाद में श्रम के महत्व को समझा था। और क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री केवल श्रम के कारण ही, जैसे आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, और रॉ मटेरियल पे खर्चा आपका 15 रुपये आ रहा है। लेकिन कहीं पर इंडस्ट्री आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लेबर कास्ट बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है कि भले ही रॉ मटेरियल आपका दूर से लाना पड़ रहा है, तब भी आपको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल सस्ता है इसलिए हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, बल्कि लेबर के कारण आप इंडस्ट्री यहाँ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी ABC तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला यहाँ पर जो है कुछ सूची दी गई है और यहाँ पर पुस्तक या सिद्धांत दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो वेबर का सिद्धांत क्या है, न्यूनतम लागत सिद्धांत, ये सबको पता है। स्मिथ का क्या है, लाभप्रदता की स्थानिक सीमा। लॉस का क्या है, अधिकतम लाभ सिद्धांत। और ये है एलन पीरियड का सिद्धांत क्या है, बिहेवियरल और प्लेस का, यानी व्यवहार से संबंधित इनका सिद्धांत था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कि एक उद्योग का सामग्री सूचकांक क्या होगा। सामग्री सूचकांक का मतलब हुआ मटेरियल इंडेक्स, जो 100 कुंटल तैयार उत्पाद का उत्पादन करने के लिए 500 कुंटल कच्चे माल का प्रयोग करता है। यानी रॉ मटेरियल 500 क्विंटल लगाता है, यानी 100 kg से 1 कुंटल बनता है, तो ये 500 क्विंटल कच्चे माल लगाता है और 100 कुंटल फिनिश प्रोडक्ट पर इसको मिलता है। तो ये कह रहा है कि आपका मटेरियल इंडेक्स क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए मटेरियल इंडेक्स का फार्मूला क्या है, रॉ मटेरियल और इसके नीचे क्या होता है अपन, फिनिश गुड्स, यानी फिनिश्ड मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना लगा रहा है, 500 कुंटल लगा रहा है, और फिनिश कितना मिल रहा है इसको, 100 मिल रहा है। जब आप इसको भाग देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 में 101% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वेबर से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेशियल इंटरेक्शन का प्रवाह सिद्धांत दिया। एडवर्ड उलमैन ने, CD हैरिस ने, होमर हायट ने, HJ नेल्सन ने। तो आपको बताना है कि किस विद्वान ने स्पेशियल इंटरेक्शन का फ्लो थियरी दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड उलमैन ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामान्यतः परिवहन लागत को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है, वस्तु का प्रकार कैसा है, वाहक का प्रकार यानी ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसा है, आप किससे ले जा रहे हैं, अन्य वाहकों से प्रतियोगिता, यानी जो आप जो है, जैसे आप जो है बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं, कोई जो है ट्रक से ले जा रहा है, कोई जो है उससे बड़े वाहन से ले जा रहा है, कोई जो है शिप से ले जा रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है, कह रहा है। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है सिपर का धर्म। सिपर का धर्म का मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी है उसका रिलीजन क्या है। तो नो डाउट ये तीनों क्या करते हैं, आपके परिवहन लागत को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सिपर का धर्म है, धर्म से आपका कोई परिवहन लागत प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक
नहीं है। अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा था कि जो प्रवाह सिद्धांत है वो किसने दिया था, एडवर्ड उलमैन ने, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, कॉम्प्लीमेंट्री की बात की थी और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी की बात की थी और ट्रांसफरेबिलिटी की बात की थी। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, संपूरकता हो गया, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी यानी हस्तक्षेप का अवसर हो गया और ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब हो गया अंतरणीयता। तो इसमें इन तीनों की बात की गई है, किसके द्वारा, एडवर्ड एंड उलमैन के द्वारा, लेकिन सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला 67 क्या है कि वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है, श्रम सूचकांक, सामग्री सूचकांक यानी मटेरियल इंडेक्स, स्थानीय त्रिभुज यानी जो ट्रेंगल का प्रयोग किया गया, आइसोडोपेन या क्रिटिकल आइसोडोपेन। तो इसमें से कह रहा है किसका प्रयोग किया गया है, किसकी अवधारणा में, वेबर के न्यूनतम लागत। तो इसमें सभी चीज़ का प्रयोग किया गया है, मटेरियल इंडेक्स भी प्रयोग किया गया है, त्रिभुज का भी प्रयोग किया गया है, आइसोडोपेन का भी प्रयोग किया गया है और क्रिटिकल आइसोडोपेन का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला वेबर से संबंधित ही क्वेश्चन है कि यदि एक कच्चा माल स्थानीय प्रवृत्ति का है और अशुद्ध है, इम्पेवर है, जबकि दूसरा सर्वव्यापी है, तो उद्योग उस कच्चे माल के पास स्थित होगा जो स्थानीय और अशुद्ध है। ठीक है, कारण कह रहा है कि ये दोनों कच्चे माल सर्वव्यापी हैं तो उद्योग बाजार के निकट स्थित होगा। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था इसको अच्छे से, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इनका रिवाइज करने के लिए वीडियो, कि उन्होंने कई प्रकार के मटेरियल बताए थे। एक पेवर मटेरियल वो होता है जिसका जैसे प्रोसेसिंग करने के बाद वेट नहीं घटता है, जैसे कॉटन होगा, कॉटन से आप कपड़ा बनाएंगे तो लगभग आपका वेट वही रहता है। एक होता है एम्प्योर का मतलब होगा कि आप जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो आपका वेट घट जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक आपका जो है कच्चा माल इम्प्योर है, अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 किलो रॉ मटेरियल लगाते हैं तो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा 10 केजी मान के चलिए। और दूसरा क्या है, सर्वव्यापी, यानी दो मटेरियल लगता है, जैसे मान लीजिए आपका शुगर इंडस्ट्री हो गया तो इसमें जल भी लगता है मान लीजिए, और एक लगता है आपका गन्ना। तो गन्ना क्या हो गया, अशुद्ध मटेरियल हो गया और जल हर जगह पाया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो उद्योग उस कच्चे माल के पास स्थित होगा जो स्थानीय और अशुद्ध होगा। तो ये कह रहा है कि जब इस तरीके के इंडस्ट्री आप लगाएंगे कि दो मटेरियल का यूज हो रहा है, एक अशुद्ध है और एक जो है सर्वव्यापी है, तो इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, इंडस्ट्री हमेशा अशुद्ध माल के पास लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको यहीं पर मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वस्तु को ढोकर आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये क्या है, राइट है। दूसरा कह रहा है कि ये दोनों माल सर्वव्यापी हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जहाँ पर दो कच्चा माल लग रहा है और दोनों, जैसे मान लीजिए कोका कोला आप फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें पानी है, हर जगह मिल रहा है और कुछ जो लग रहा है, तो इसको आप कहीं भी लगा दीजिए, मार्केट के पास लगा दीजिए, तो ये भी क्या है, राइट है, लेकिन किसी प्रकार की व्याख्या नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि प्राथमिक गतिविधियों में शिकार सभा, देहाती गतिविधियां, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि खनन और उत्खनन शामिल होता है। अगला है कि प्राथमिक गतिविधियां तैयार उत्पाद में कच्चे माल के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से संबंधित है। अब आपको बताना है कि क्या सही है। तो पहला क्या है आपका, राइट है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसमें यही सारे काम होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो माइनिंग का काम होता है, मछली पकड़ना, कृषि का काम होता है, तो इसलिए ये पहला राइट है। लेकिन ये कह रहा है कि जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें तैयार उत्पाद में कच्चे माल के प्रसंस्करण से संबंधित होता है। तो ये बात क्या है, ये गलत है, क्योंकि हम प्राइमरी एक्टिविटी में कच्चा माल ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसमें किसी प्रकार का प्रोसेसिंग का काम नहीं होता है। प्रोसेसिंग का कार्य किस में होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है, इंडस्ट्री वाले। इसलिए ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फसल संयोजन क्षेत्र का वर्णन करने के लिए सिग्मा सूत्र का प्रयोग किया था, यानी अपने फार्मूले में सिग्मा का प्रयोग किया था, यानी ई इजिकल जो है इन्होंने ई डी स्क्वायर अपान एन का प्रयोग किया था। किसने, किस जियोग्राफर ने। ऑप्शन है डोई, रफीउल्ला, बीबर, थॉमस। तो पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीबर ने प्रथम इसका प्रयोग किया और बाद में इसमें डोई ने संशोधन किया और जो इसका जो है सिग्मा को क्या कर दिया था, सॉरी एन को हटा दिया था, केवल सिग्मा डी स्क्वायर ही उन्होंने रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि
मोनोक्रॉप क्षेत्र को बीबर की विधि के आधार पर चित्रित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह एक से अधिक फसल उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कारण कह रहा है कि एक मोनोक्रॉप क्षेत्र का वर्णन करने के लिए विचलन का वर्ग एकल फसल विपरीत कई फसलों के लिए सबसे कम है। तो ऑप्शन आपको बताना है कि क्या सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मोनोक्रॉप क्षेत्र को बीबर की विधि के आधार पर चित्रित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक या एक से अधिक फसल उगाने के लिए उपयुक्त एरिया। तो ये बात देखा जाए तो बीबर की जो विधि है, अभी हमने क्रॉप कॉम्बिनेशन की वो जो फार्मूला बताया था वो क्रॉप कॉम्बिनेशन तक का था। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन में जो बीबर का मेथड है तो उसमें मोनोक्रॉप को इन्होंने जो है जहाँ पर इन्होंने अपना रिसर्च किया था तो उसने मोनोक्रॉप को वहाँ पे लगाने की बात की थी। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इसका अर्थ है कि यह एक से अधिक फसलें उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर मोनोक्रॉप होगा तो वहाँ पर एक से अधिक फसल आप कैसे उगाएंगे। वहाँ पर मोनोक्रॉप का मतलब हुआ कि सिंगल क्रॉप, और ये ऑप्शन क्या है, राइट है। इसलिए आपका ए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपी मिश्रा के विकास केंद्र के सिद्धांत में बुनियादी धारणाओं के रूप में कौन सा सिद्धांत सही है। केंद्र स्थान का सिद्धांत, विकास पोल सिद्धांत, स्थानिक प्रसार सिद्धांत या सेक्टर सिद्धांत। तो आपको बताना है कि जो आरपी मिश्रा थे उन्होंने विकास पोल यानी ग्रोथ पोल थ्योरी में या ग्रोथ पोल सेंटर वाली जो बात उन्होंने कही थी तो उसमें किस किस अवधारणा को शामिल किया था। तो इसने केंद्र स्थान सिद्धांत को, विकास पोल सिद्धांत को और स्थानिक प्रसार सिद्धांत को ध्यान में रखा था, सेक्टर सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABC यानी बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी जो कल्चर है उसको प्रभावित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है कि यह प्रथागत मान्यताओं, भौतिक लक्षणों और सामाजिक रूपों का निकाय है जो संयुक्त रूप से लोगों की समूह की विशिष्ट परंपरा का निर्माण करते हैं। अगला है निरपेक्ष स्थान पर एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। दूसरा है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध और उनके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान। और तीसरा है प्रकृति की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन मानव जाति की प्रकृति का हिस्सा है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिफिनीशन ऐसा है जो कल्चर के लिए हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि जो कल्चर होता है ये कई मान्यताओं, भौतिक लक्षणों और सामाजिक रूपों का निकाय होता है जो रूपों के लोगों की समूह विशिष्ट परंपरा का निर्माण करता है। तो ये कल्चर का बात सही है कि एक प्रकार से मान्यताएं होती हैं, कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं, कुछ सोशल फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कल्चर का निर्माण करते हैं। अगला कह रहा है कि निरपेक्ष स्थान पर एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या वो कल्चर होता है, बिल्कुल नहीं। और जैविक अजैविक घटकों का संबंध जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है, वो आपका इकोसिस्टम होता है, और ये भी क्या है, गलत है। तो ये BCD ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपके कल्चर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूछा गया है कौन सा कल्चर को डिफाइन नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि राजनीतिक पारिस्थितिकी का उपक्षेत्र सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की बढ़ती आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। 1990 के दशक में सीमांत समाजों में परिवर्तन की बड़ी प्रक्रियाओं के लिए अपने स्पष्टीकरण में राजनीतिक संदर्भ प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक पारिस्थितिकी उपकरणों की कमी हो गई है। तो ये कह रहा है कि कौन सा कारण सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि राजनीतिक पारिस्थितिकी का जो उपक्षेत्र है वो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की बढ़ती आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। यानी जो हम पॉलिटिक्स जो है इकोलॉजी की बात करते हैं वो किसका परिणाम है, कल्चरल इकोलॉजी में कमी आ रही है जिसके कारण राजनीतिक पारिस्थितिकी बढ़ रहा है। ये बात क्या है, सही है। और इसका कारण ये है कि 1990 के दशक से जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भी कारण भी सही है और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में घोषणाओं में से कौन सी घोषणा आसियान से संबंधित है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन जो हैं, ठीक है। ऑप्शन है कुआलालंपुर घोषणा, सिंगापुर घोषणा, बैंकॉक घोषणा या बीजिंग घोषणा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो अनाउंसमेंट है वो आसियान से संबंधित है। तो ये जो कुआलालंपुर की बात की जाए, सिंगापुर की बात किया जाए, बैंकॉक की बात किया जाए तो इन तीनों का संबंध एशियन घोषणा से संबंधित है, लेकिन बीजिंग का संबंध नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABC यानी C इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है कि पैट्रिक गिडिश द्वारा स्थान, कार और लोग यानी प्लेस, वर्क एंड पीपल प्रसिद्ध वैचारिक त्रय निम्नलिखित में से किसके द्वारा, इसको ट्राई बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 चीज़ दिया गया है, प्लेस, वर्क और लोग यानी पीपल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो उनका प्लेस, वर्क या लोग का कंसेप्ट है वो किससे प्रभावित है। ऑप्शन है LD स्टैम्प से,
लीपले से, आस्कर पेसल से या रेडजल से। तो लीपले विद्वान थे, इन्होंने पहले सर्वप्रथम क्या दिया था, उन्होंने पीपल, वर्क और प्लेस का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, उन्होंने पीपल को पहले रखा था और वर्क को बाद में, बीच में, और जो है प्लेस को सबसे बाद में। लेकिन उसको बाद में आके कौन, जो पेट्रिगिडिस है उसको चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं लोककार और स्थानकार और लोक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीपले इज द राइट ऑप्शन। अगला है कि स्थान बोध यानी सेंस ऑफ प्लेस निम्नलिखित में से किस भूगोलविद्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है हार्टसोन, ड्रेक ग्रेगरी के द्वारा, विलियम वनगे के द्वारा या वाइफू टुआन के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो स्थान बोध का कंसेप्ट था ये किसने दिया था। तो एक चाइनीज ये जो ज्योग्राफर थे वाइफू टुआन, इन्होंने ही क्या दिया था, स्थान बोध से संबंधित एक किताब लिखी थी और सेंस ऑफ प्लेस का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न से किस विद्वान के द्वारा लैंडस्केप अध्ययन से संबंधित है, यानी कौन सा विद्वान लैंडस्केप से संबंधित है, यानी लैंडस्केप के अध्ययन करता है। वाल्टर पेंग, प्रेट, ऑटो स्लूटर या कार्लो सायर। तो आपको बताना है कि कौन लैंडस्केप से संबंधित है। तो ऑटो स्लूटर का भी लैंडस्केप से संबंधित है और कार्ल ओ सावर भी किससे संबंधित हैं, लैंडस्केप से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सी और डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक बनाम मानव भूगोल के संबंध में जो द्वैतवाद था उसके संबंध में सही है। तो पहला है कि फेब्रे उन शुरुआती विद्वानों में से एक थे जिन्होंने भौतिक पृथ्वी को आकार देने में मनुष्य की सक्रिय भूमिका के बारे में बात की। यानी फेब्रे पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसको निश्चित स्वरूप प्रदान करने का काम मनुष्य भी करता है, क्योंकि मनुष्य एक फैक्टर, एक जो है कंपोनेंट है ही आपके इन्वायरमेंट का, बल्कि उसका क्या है, फैक्टर भी है, कारक भी है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला कह रहा है कि वाइडलीला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि मानव भूगोल के संस्थापक कौन हैं, रेडजल हैं। और अगला कह रहा है कि एच बैरोज भौतिक भूगोल के अनुयायी थे। ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव भूगोल के अनुयायियों का दर्शन एक पारस्परिक मानव प्रकृति संबंध स्थापित करना था, जहां प्रकृति के प्रभुत्व की अवधारणाओं को अस्वीकार कर दिया गया। तो आप देखें कि जो मानव भूगोल के अनुयायी थे वो कौन थे, फ्रांसीसी थी। और फ्रांसीसी ने जो है संभववाद का कंसेप्ट दिया। और संभववाद क्या कहता है कि प्रकृति डोमिनेट नहीं करता है, बल्कि कौन डोमिनेट करता है, ह्यूमन डोमिनेट करता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, सी और डी। और ए, सी, डी किस में है, आपके सी वाले ऑप्शन में है। तो सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि वह वाद विवाद जिसमें भूगोल की प्रकृति पर या तो उसके कानून बनाने वाली वर्णनात्मक होने के लिए प्रश्न उठाया जाता है। यानी भूगोल की जो प्रकृति है उसमें उसकी प्रकृति पर या उसका डिस्क्रिप्टिव होना, इस पर क्या किया जाता है, प्रश्न उठाया जाता है। तो ये कौन सा ऐसा द्वैत था। ऑप्शन है सिद्धांतीकरण बनाम विवरणात्मक, यानी जो इसमें कंसेप्ट की बात की गई और डिस्क्रिप्टिव की बात की गई, भौतिक बनाम मानव भूगोल, नियतवाद बनाम संभववाद या गुणात्मक बनाम मात्रात्मक। तो किसमें जो है भूगोल की प्रकृति या उसके कानून बनाने वाला या वर्णनात्मक होने पर प्रश्न उठाया गया। तो ये बात किसमें की गई थी, सिद्धांतीकरण वर्सेस डिस्क्रिप्टिव में बात की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 ए मैच द फॉलोइंग का है। तो इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सूची ए है और सूची बी है। तो अनेक्जिमेंडन ने क्या था, दुनिया का पहला नक्शा बनाया था। हेरोडोट्स ने क्या किया था, एक हिस्टोरियन थे। तो इन्होंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पे काफ़ी काम किया है। इरोटेस्थनीज, इनका आपको एक अच्छा स्टेटमेंट याद होगा कि भूगोल को इतिहास की तरह और इतिहास को भूगोल की तरह पढ़ना चाहिए। इरोटेस्थनीज ने क्या था, पृथ्वी की परिधि का माप किया था। और पोसिडोनियस ने किसकी बात की थी, ज्वार की बात की थी और चंद्रमा के बीच संबंध स्थापित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किस में है, बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है कि उपग्रह लैंडसेट 8 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सूर्य समकालिक है, यानी सन सिंक्रोनस उपग्रह है। इसकी ऊंचाई 705 किलोमीटर है। लैंडसेट 8 के घूमने का समय 16 दिन है। यह ध्रुवों को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, क्योंकि इसकी कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। आपको बताना है लैंडसेट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग को यहाँ थोड़ा हाईलाइट हो गया है, तो दिख गया होगा कि इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। और यही ऑप्शन क्या है, इसका राइट है। इसमें जो पहला ऑप्शन है कि यह सन सिंक्रोनस है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो सन सिंक्रोनस होता है उसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। तो ये भी बात क्या है, सही है।
और इसके जो घूमने का जो समय है वो 16 दिन है, ठीक है। लेकिन ये भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं होता है, ये पोलर पोल के ऊपर होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट गलत हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको यहाँ दिख गया होगा क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि उपग्रह के कक्षीय वेग के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जो उपग्रह होता है तो उपग्रह कितनी स्पीड से घूमेगा, इसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। उपग्रह का द्रव्यमान यानी उपग्रह का मास क्या है, कक्षा की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या या गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको पता ही है किसका हो जाएगा। उपग्रह का मास से डिपेंड नहीं करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने पर किसी भी वस्तु के बाहर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बल्कि ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। त्रिज्या कितनी है कक्षा की और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, इस हिसाब से वो मूव करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर स्थानिक यानी नॉन स्पेशियल डेटा का उदाहरण है। बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन, बहुभुज यानी पॉलीगन या टेम्परेचर। तो डेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेशियल, एक होता है नॉन स्पेशियल। स्पेशियल दो प्रकार का होता है, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। तो ये पॉइंट, लाइन, पॉलीगन है, ये स्पेशियल डेटा है, और जो टेम्परेचर होता है ये क्या ऐसा डेटा है, नॉन स्पेशियल डेटा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय मानचित्र की आरेखीय प्रतिनिधित्व को संदर्भ करता है जहां उद्देश्यपूर्ण विकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाए गए विशेष तत्व के वितरण पैटर्न को रखने की मांग की जाती है। यानी कौन सा ऐसा मानचित्र है जिसमें आप अपने उद्देश्यपूर्ण विकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है, यानी अपने उद्देश्य के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, विकृत कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है कार्टोग्राम, पिरामिड आरेख, पिक्टोग्राम या जो है रिबैंड। तो इसमें कौन सा क्या है, सांख्यिकीय मानचित्र होता है। तो जो कार्टोग्राम होता है इसका हिंदी में नाम है मना आरेख, यानी अपने मन के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है कार्टोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर आपको एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन को और आंसर देना है। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के क्या करना है, आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभिसारी महाद्वीपीय प्लेट मार्जिन का ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। यानी कौन सा प्लेट है जहाँ पर अभिसारी हो रही है प्लेटें, लेकिन वो महाद्वीपीय प्लेट है। ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, पर प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या इंट्रा प्लेट पेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी देखेंगे तो दोनों तरफ से क्या है, कन्वर्जेंस है और दोनों क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि ज्वालामुखी के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटापेक्सी अवस्थित है। तो माउंट कोटापेक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर कहाँ पे अवस्थित है आपकी, ये पर प्रशांत महासागरीय पेटी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, माउंट फिलीपींस, विसुवियस, पिनाटुबो, एटना। तो इसका राइट आंसर क्या है, माउंट विसुवियस। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायरोक्लास्टिक पदार्थ आकार में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है डस्ट जो धूल होते हैं, राख यानी एसेस होते हैं, लैपली या ज्वालामुखी बम। तो ज्वालामुखी जो बम होते हैं वो सबसे बड़े बड़े होते हैं। आप लोग ज्वालामुखी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी शब्द सोल्फ तारा के निकट है। ऑप्शन है स्ट्रामोलियन प्रकार, फ्यूमारोल्स, पीलियन प्रकार या वॉल्केनियन प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूमारोल्स। उसके बाद अगला आपका जो है ये CR है, यानी जो आपका पैसे रीडिंग होता है। तो ये 2 आते हैं आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपका क्या करना होता है, कंप्रीहेंशन रीडिंग का काम होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारिक भूगोल मानक स्थान सिद्धांत के वैकल्पिक मॉडल के लिए खोज की है। क्यों, क्योंकि मानव जात के निर्णय लेने की व्याख्या करने में आर्थिक मानव की प्रत्यक्षवाद की मूल अवधारणा विफल रही थी। क्योंकि प्रत्यक्षवाद के विपरीत क्या आया था, बिहेवियरिज्म आया था, व्यवहारिक भूगोल आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। इधर आपको विद्वान दिया गया है, इधर आपको सूची दिया गया है। तो गिलबर्ट व्हाइट क्या है, 200 बाढ़ पर मानव प्रतिक्रिया, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, रिस्पांस टू ह्यूमन फ्लड। जूलियन वोल्फोर्ड का क्या है, आर्थिक मानव की सीगत तर्कसंगतता। पीटर गोल्ड का क्या है, मानसिक मानचित्र। और एलन पर्ट का क्या है, व्यवहारिक यानी मैट्रिक्स यानी बिहेवियरल मैट्रिक्स। तो 2143 यानी
ए इज़ द राइट आंसर। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग को उसी में से निकालना है, कुछ आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, आपको अपने मन से करना होगा। अगला है कि प्रत्यक्षवादी स्थानिक विश्लेषण दृष्टिकोण से व्यवहारात्मक दृष्टिकोण में मुख्य रूप से क्या जो है अंतर था, या कह सकते हैं कि स्थानांतरण जो हुआ था वो किस पर केंद्रित था। ऑप्शन है आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक, भौतिक और मानव, पैटर्न प्रक्रिया, या ग्रामीण और शहरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैटर्न प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 99 है कि व्यवहारिक भूगोल की सबसे बड़ी सीमा क्या थी जिसके कारण इसमें गिरावट आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नियमों की खोज। और क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या व्यवहारिक भूगोल की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे, पढ़ेंगे कि भौतिक धन की पहुंच में असमानता और इस प्रकार असमान स्थानिक पैटर्न के लिए मौलिक स्पष्टीकरण पर महत्व। तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से देख लिया है, इसका आंसर भी आपको बता दिया गया है। अब आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, रिविज़न करना है, और इसी से आपका क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन का पैकेट आपको मिल चुका है, आपका रिविज़न अच्छे से हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है। वेबर में है, जैसे हमने वेबर के कई क्वेश्चन देखे, हमने वेबर को जानबूझकर यहाँ पर कई क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि वेबर से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं, मटेरियल इंडेक्स। तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटेरियल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा ये क्या कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम लोग कल से प्रयास करेंगे कि आपको जो है सेक्शनल वाइज यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाए, हर यूनिट से कुछ 50 से 100 क्वेश्चन हमने लगभग तैयार भी कर लिया है, तो कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में एक बात हम कहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।